देश के 67वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये भी बता दूं कि यहां से अगले 2 घंटे IBN 7 के साथ रहे कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, हमारे रिपोर्टर्स देश भर से जानकारी भेज रहे हैं। आपको ये बता दूं, ये 6 अलग अलग विजुअल्स आप इस बार के देख रहे हैं और ये इंडिया गेट के विजुअल्स, अमर जवान ज्योति, जहां सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शुरुआती विजुअल्स वहीं से आएंगे, फिर राष्ट्रपति भवन, भारत के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद को साथ लेकर आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर। और फ्रांस के साथ भारत के संबंध कितने करीब है इसी से समझिए कि इससे पहले 1976 में, 80 में, 98 में और 2008 में चीफ गेस्ट फ्रांस से रहा है। पटना में अब आपको लिए चलते हैं जहां गणतंत्र दिवस की धूम है। वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। देश आज 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम टुकड़ियां जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार परेड चल रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले राज्यपाल यहाँ पहुंचे हुए हैं जो झंडा फहराएंगे। इसकी तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी और गांधी मैदान, जिसकी सुरक्षा काफी तगड़ी कर दी गई है, बाहर से कोई भी आदमी, आने जाने वाले लोगों के लिए लगातार चेक की जा रही है। हालांकि इस गांधी मैदान को आज से 3 दिन पहले से रोक दिया गया था आम लोगों के आने के लिए। हालांकि आमतौर पर इस गांधी मैदान में 10,000 की संख्या में लोग सुबह में टहलते थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के परेड के मद्देनजर और सुरक्षा को खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर आम लोगों के आने पर रोक लगा दी गई थी। और अभी जो है आप देख सकते हैं परेड चल रहा है। परेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल जो है अपनी अभिभाषण करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। पटना से वापस आपको यहां लाते हैं दिल्ली। अमर जवान ज्योति पर आपको लिए चलते हैं, वहां के लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री वो अमर जवान ज्योति पर राष्ट्र की तरफ से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हीं के लिए फिर 2 मिनट का यहाँ मौन रखा जाता है। एक तरह से विधिवत शुरुआत हो जाती है गणतंत्र दिवस समारोह की और फिर वो यहाँ से वापस जाते हैं सलामी मंच पर और फिर परेड शुरू होती है। तो ये कहा जा सकता है कि पहला कार्यक्रम यही रहता है जब अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कल कॉल आपसे जानना चाहूंगा कि इतने सारे लोग होते हैं, इतने कंटिजेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ आर्मी के होते हैं, कुछ सिविलियंस होते हैं। आर्मी को तो टाइम मेंटेन करने की आदत होती है हर सेकंड की, लेकिन जो सिविलियन कंटिजेंट उनको संभालना, बाकी को संभालना, ये इतना प्रिसीजन सेकंड टू सेकंड कैसे मेंटेन किया जाता है? आकाश, इसमें बहुत लंबी ट्रेनिंग और एक डेडिकेटेड एफर्ट जो दिल्ली एरिया की टीम होती है उनको करना पड़ता है। और आपको और दर्शकों को ये सुन के हैरान होंगे कि जो रिहर्सल्स होती हैं इस परेड की जी, वो सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। आज भी जो हम देख रहे हैं, ये जवान जितने भी खड़े हुए हैं वहाँ पे या जो हम पार्ट लेंगे, वो सुबह 2 बजे उनको उठाया जाता है। और उसके बाद जब यहाँ विजय चौक से परेड स्टार्ट होती है तो हर 50 मीटर पे एक नियुक्त किया गया इंसान खड़ा होता है जो कि उनके टाइमिंग लेता है। हर एक 50 मीटर पे, हर एक 50 मीटर परेड में हर एक 50 मीटर पे एक आदमी खड़ा होगा, टाइमिंग लेना, काम होगा कि टाइम मेंटेन करना, और वो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड होता जाता है। और अगर रिहर्सल में कोई आगे पीछे हो तो उसकी उसी वक्त टिप्पणी रिहर्सल के बाद उनको दी जाती है कि आप इतना स्लो थे, आप इतना तेज चल रहे थे, आपका ये कम था, वो कम था, आपके हथियार गिर पड़े थे या कोई ठीक से चल नहीं रहा था। वो सब हर दिन डीब्रीफिंग होती है परेड के बाद। प्रदीप जी, लाइव विजुअल पर भी, क्योंकि आप ही सबसे अच्छी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, 25 साल से आप ये सब देख रहे हैं जी। तीनों चीफ्स इस वक्त नजर आ रहे थे अमर जवान ज्योति पर, और मेरे ख्याल से अब से तकरीबन 6 मिनट में प्रधानमंत्री वहां होंगे। बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं। अब ये रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर वो भी यहीं पर हैं, क्योंकि ये समारोह ऐसा है कि उसके बाद एक मैं यहाँ बात ज़रूर बताना चाहूँगा, जो प्रोटोकॉल होता है उसमें जूनियर पहले आते हैं
क्योंकि वो अपने से सीनियर को रिसीव करते हैं। फिर प्रधानमंत्री आएंगे और यही सिलसिला वापस जाने का भी रहेगा जब ये यहाँ समारोह खत्म हो जाएगा, क्योंकि सलामी मंच पर पहले जूनियर पहुंचेंगे, वो अपने सीनियर को रिसीव करेंगे। तो ये एक परंपरा, ये भी बड़ी खास है यहाँ। वैसे वहां ये रक्षा मंत्री वहां पहुंच गए हैं और अगर आपने टेलीविजन पर देखा है, वहां नहीं जा सकते आप जहां राजपथ पर, तो अलग बात है, लेकिन मैं कहूंगा देश भर के लोगों से कि वहां मौजूद होने का फील बहुत अलग है। क्योंकि जब मैं पहली बार वहां गया तो 21 तोपों की जब सलामी होती है उस वक्त भी वो फील अलग है, और ये जो कमांड आती है उनकी भी अलग। थोड़ा सा वहां की एम्बियंस सुनाते हैं अगर आ रही है तो। Shri Manohar Parrikar has arrived. We already have the three chiefs: the Army Chief General Dalbir Singh, the Naval Chief Admiral R.K. Dhawan, and the Air Force Chief Air Chief Marshal Orup Raha here, and of course the Minister of State for Defence Rao Inderjeet Singh. तो अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के वहां आने का, और 21 तोपों की सलामी मसलन जिस वक्त पे होती है, और आप जब यहाँ नहीं होती, वो जो होती राजपथ के उधर होती है, लेकिन वो जब होती है तो उस समय आप बाकायदा आसपास की पूरी हवा जैसे कि पूरी चेंज हो जाती है, और सामने जो कमेंट्री बॉक्स होता है, इसमें प्रदीप जी कई बार वहां पर बैठ के कमेंट्री कर चुके हैं, उसके जो शीशे वो भी हिल जाते हैं 21 तोपों की सलामी के समय, पूरा महसूस होता है और वो फील अलग है। बिल्कुल और आकाश, इसी तरह बिल्कुल जी प्रदीप क्या बोल रहे हैं। असल में जो रोमांच है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी आप जो बता रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए फिर से, बिल्कुल, जबकि कई साल वहां रहने का सौभाग्य मिला है, और खासतौर पर जब फ्लाई पास्ट होता है उस वक्त आपके मन में जो भावनाएं उठती हैं वो मैं फिर से कहूंगा कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल, और जो फक्र होता है देख के कि किस तरह से आर्मी एक के बाद एक आ रही है, उनके अपने अपने बैंड, और फिर शायद सबको इंतजार रहता है, जो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि फ्लाई पास पर जब वो सारे एक एक करके जेट्स जाते हैं, जो पुराने वो थोड़ा धीरे जाते हैं, जो नए वो तो एक पलक झपकते निकल जाते हैं। इनके लिए सबके लिए एक हाइट और एक स्पीड वो तय की जाती है, वो उसी पर निकलते हैं। बिल्कुल, 21 तोपों की बात आप कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट इसका ये है दर्शकों को बताने के लिए कि 21 तोपें फायर होती हैं 52 सेकंड के अंदर। अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी जो टाइमिंग है हाँ, वो 52 सेकंड, ठीक। तो स्टार्ट टू फिनिश उसी 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और ये पहला विजुअल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलैंड इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रपति भवन के ये विजुअल्स हैं। 5वें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो फ्रांस से आमंत्रित हुए हैं 26 जनवरी की भारत की गणतंत्र दिवस परेड के लिए। इससे पहले 1976 में, 1980 में, 98 में और 2008 में फ्रांस के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसी तरह हिस्सा ले चुके हैं। तो प्रदीप जी, भारत के राष्ट्रपति और अपने साथ लेकर जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति को। जी बिल्कुल, और ये राष्ट्रपति भवन के ही ये विजुअल्स अभी हम देख रहे हैं, और ये देखिए संबंध में फिर यहाँ सामने आता है। प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वापस आएंगे सलामी मंच पर, और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के साथ सलामी मंच पर पहुंचेंगे। तो यहाँ जैसा अभी कर्नल कॉल बता रहे थे, एक एक सेकंड उसकी कीमत है, और उसके हिसाब से ही पूरा समारोह वो आयोजित किया जाता है। अच्छा, इस बार कर्नल कॉल जो कार्यक्रम है वो 90 मिनट का है। हाँ जी, इस बार ही कम कर दिया गया है क्योंकि कोई वजह थी इसकी कि सिक्योरिटी
खास तौर से सिक्योरिटी का एंगल देखते हुए कि एक्सपोजर जो चीफ गेस्ट का और अपने वीवीआईपी का वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 90 मिनट्स 90 मिनट की परेड स्टार्ट टू फिनिश इस बारी तय कर दी गई। तो 10 बजे से शुरू करके 11:30 बजे 11:20 के आसपास। और ये आप देखिए जो प्रदीप साहब बोल रहे थे जी कि जो ये आप देख रहे हैं कि ये माननीय प्रेसिडेंट साहब और साथ में हॉलैंड के फ्रांस के प्रेसिडेंट साथ जा रहे हैं, जी इसकी भी रिहर्सल की जाती है इसी तरीके से इन्हीं गाड़ियों के साथ, ऑफ कोर्स डमीज के साथ, बट इसकी भी रिहर्सल की जाती है। और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो टाइमिंग की मिलाप है वो भी इसी मतलब गहराई तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं, जैसा कि प्रदीप जी अभी बता रहे थे, तो ये अमर जवान ज्योति पर पहुंचे होंगे अभी। जी बिल्कुल जी वही का विजुअल है। जब ये यहाँ पहुंचे तो प्रेसिडेंट वहां से चलेंगे। और अब देखिए इसके बाद गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र और उल्टा शस्त्र का आदेश देंगे और फिर बिगुल वादक लास्ट पोस्ट की धुन बजाएंगे। ये कुछ यहां गतिविधियां रहती हैं। My head to let silence say what's there to be said. My warrior, my soldier, my leader so bold. तो प्रदीप Hear us जी ये जो as we reach क्षण है, out. जी अब प्रधानमंत्री जाएंगे और अमर जवान ज्योति पर देश पर जान न्यौछावर करने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये रीत है। बिल्कुल, ये पुष्प चक्र है और जब ये अर्पित करेंगे उसके बाद लास्ट पोस्ट की धुन बजेगी और फिर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा।
तो देखिए ये सलामी शस्त्र की कमान, और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कर्नल पॉल, ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं या ऐसी कुछ ये परंपराएं हैं जिन्हें इन्हीं मौक़ों पर निभाया जाता है, और हमेशा यही श्रद्धा जब हम देते हैं किसी को या किसी का फ्यूनरल होता है तो यही परंपराएं निभाई जाती हैं। फुल मिलिट्री ऑनर्स जिसे कहते हैं, फुल मिलिट्री ऑनर्स में ये अभी जो धुन चल रही है राउज है, राउज है कि आत्मा अब अपनी आत्मा जगह से ऊपर जा रही है, जहाँ भी उसको उसका अगला पड़ाव है वहां जा रही है। और जैसे फ्यूनरल्स में होता है, जो नॉर्मल मिलिट्री फ्यूनरल में होता है, जब एक बारी आप आग को लगवा देते हैं उसके बाद ये जल ली। और ये 2 मिनट के मौन में भी कुछ है, क्योंकि आप इस विजुअल के साथ शुरू में तो आप बोल रहे होते हैं बहुत सारा, वो शांत होता है, 20-30 सेकंड बाद आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली वहीं जाने लगते हैं और आप शहीदों को अपने आप ही मन याद करने देने लगते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वही एक एम्बियंस ऐसा बनता है जो खुद ब खुद आपसे बहुत कुछ करवाता अब है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे एक विजिटर्स बुक है, उस पर साइन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वीर जवान देश की रक्षा आमतौर पर ये अपने उसमें जो भी उद्भाव है वो लिखते हैं और फिर उनके साइन होते हैं। ये भी एक देखने लायक किताब होगी कि किस प्रधानमंत्री ने क्या लिखा उस वक्त, उसके दिमाग में क्या आया, क्या उसने स्पॉन्टेनियसली लिखा, क्या उसने पहले से तय किया हुआ था, क्या सब एक जैसा लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। कभी आप इंडिया गेट जाइए तो वहाँ रखी रहती है, आप देख सकते हैं जाके। तो जब हम इंडिया गेट जाते हैं तो रिक्वेस्ट करके बाकायदा जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई गार्ड कमांडर को बोलिए साहब देखना चाहते हो दिखा देंगे आपको, ऐसी कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन आपने तो बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भाई देश भर से कई लोग आते हैं साल भर में इंडिया गेट तक, और मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि जाकर पूछूं कि भाई विजिटर्स बुक कहाँ है, प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं, अगर आप दिखा सके तो। वो एक सर्कल है जहाँ तक आप जा सकते हो, उसके आगे वो जाने नहीं देते। लेकिन अगर आप परमिशन लेके जाएं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई गार्ड कमांडर, कोई वो सब तैनात होते हैं, किसी से भी बात देखने लायक चीज़ है ये, क्योंकि कई लोगों ने इसमें कई कुछ लिखा है, वो सम वेरी इंटरेस्टिंग नोट्स। वैसे आकाश यहीं से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये इंडिया गेट की मेहराब के बीच एक छोटे चबूतरे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। किस साल में? 1971 के युद्ध के याद में। जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस युद्ध के बाद। जी जी। और अमर जवान ज्योति के पूर्व की ओर सेना के तीनों अंगों के ध्वज वो फहराते रहते हैं, और ये जो अखंड ज्योति है ये लगातार जलती रहती है। तब से आज तक ये लगातार वहां प्रज्वलित है। ये जो अमर जवान ज्योति हम देख रहे थे 1971 तक बिना रुके आज तक लगातार जल रही है। उसके बाद जब ये इसकी स्थापना हुई है 71। जी बिल्कुल। और ये जो राइफल आप देख रहे हो उसके अंदर जो लगी हुई है जी, ये एक सोल्जर की है, एक सैनिक की है जो बांग्लादेश में मारा गया था। ये मतलब इसकी ऐतिहासिक कड़ी है कि ये कोई ऐसी वैसी राइफल नहीं है, इसका जो सैनिक जिसकी थी वो मारा गया था। और इस पर उल्टी हेलमेट वो रखी हुई है। तो ये सभी प्रतीक हैं, और कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि असल में ये हमारे जाबाज, हम इनके काम क्या होते हैं उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर हम किसी काम से 4 या 5 घंटे के लिए कहीं बाहर जाते हैं, खड़े होते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं कि कहीं रेस्ट कर लें, बैठ जाएं, कुछ देर हमें सांस लेने की फुर्सत मिल जाए। लेकिन हमारे ये जो जाबाज हैं, ना जाने कितने दिन तक इन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। किस तरह ये अपने कर्तव्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जो शुरू में आपने भी कहा था, उसी वजह से हम शायद सुरक्षित अपने देश में बैठे रहते हैं। आज की परेड की मार्चिंग लेंथ 12.5 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर जी। मार्चिंग लेंथ का क्या मतलब होता है? मतलब विजय चौक से और रेड फोर्ट तक जो डिस्टेंस है
जो इन्होंने सबने तय करना है ओ, वो 12.5 किलोमीटर, और ये पिछले 10 दिन से ये रोज कर रहे हैं। तो जो स्कूल के बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो भी उनके लिए साथ छोटा साथ कर देते वो हैं? भी एनसीसी के लड़के लड़कियां और जो स्कूल के बच्चे, वो भी सब ये 12.5 किलोमीटर चलेंगे। इसमें अक्सर आकाश ये होता है, जो बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां प्रस्तुत करते हैं जी, उन्हें नेशनल स्टेडियम तक जाने के उनके बाद लिए बस वहां exam उनको के लिए। रोक दिया जाता है, उन बच्चों को वहां रोक दिया जाता है। अच्छा जी। और आप देखेंगे, जब हम फ्लाई पास्ट की बात कर रहे थे, तो जब आखिरी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होगा तो उसके बाद जल्दी से कुछ लोग आएंगे और उन्हें दोनों तरफ बिखेर देंगे एक तरह से, क्योंकि डेयर डेविल्स उनको आना है फिर, ओह, उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ चाहिए। तो ये सारा एक समन्वय और रिहर्सल, वाकई ना जाने कितने दिन की ये रिहर्सल होती है और किस तरह होती है। अभी आपने सुना कर्नल कॉल से भी कि सुबह 2-2:30 बजे उठकर स्कूल के बच्चे वहां आ जाते हैं और वो भी रिहर्सल में भाग लेते हैं। देखिए, कड़ाके की ठंड होती है जबकि, और इस बार तो ज्यादा चमक उठी है ठंडी किसी समय पे। अभी सबसे सर्दी के इस मौसम के सबसे ज्यादा ठंडे दिन जो है अभी हो यही है। और एक दो बार ऐसा हुआ है जबकि बारिश भी हो रही थी जी, और उसमें भी परेड लगातार चलती रही। स्कूली बच्चे वो बिना डगमगाए अपने जो उनके कार्यक्रम थे उनको प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो ये दिखाया जाता है कि अगर हमने एक ठान लिए लक्ष्य सामने है तो आपको रुकना नहीं है। अब प्रधानमंत्री यहां से निकल गए हैं तो ये अब राजपथ पर आ जाएंगे, और फिर इसके बाद यहां से आगे कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ेगा? देखिए, अब प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे सलामी मंच पर, उसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, फिर राष्ट्रपति महोदय आएंगे, और एक जो रहता है कि एक दूसरे से परिचय होता है, जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनका परिचय राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति को देंगे। तो जो हमारे यहाँ के खास लोग हैं उनका परिचय दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये विहंगम परेड शुरू दृश्य, होगी। मतलब ये इसी दिन देखने को मिलता है या फिर? ये परेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जिम्मेवारी है। तो आप जब देखोगे कि जो इंट्रोडक्शन किसी का होता है वो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है चीफ जी, और डिफेंस सेक्रेटरी, और साथ में ऑफ कोर्स रक्षा मंत्री और राज्य रक्षा मंत्री, तो इनका बाकियों का नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेवारी पूरी परेड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है। चाहे वो इसमें कोई भी भाग ले रहा हो, जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। और ये बाकायदा रेडार्स के साथ में और पूरा सुरक्षा का तामझाम प्रधानमंत्री के साथ भी, और जो दोनों राष्ट्रपति साथ आएंगे उनके साथ भी ये देखने को मिलता है। और आकाश, अगर मैं आपको इस सुरक्षा के बारे में बताऊं तो 4 रिंग्स स्थापित की जाती हैं। 4 रिंग्स, जिसमें कि आपका दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्रीज, स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी, एसपीजी सब शामिल है, अलग अलग। और ये सूट में क्या कमांडो है? कमांडो तो नहीं होगा, वो सुरक्षाकर्मी ही होते हैं। एनएसजी वाला होगा मेरे ख्याल। एनएसजी वाले। और साथ में इस बारी और कई साल से, जैसे प्रदीप साहब ने भी बताया, यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल। और ये बिल्कुल बताया गया है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका जो पूरा रास्ता है उसमें यूएवीज भी हैं, रेडार्स भी हैं। वहां जो बहुत कड़ी सुरक्षा बाकी आपको दिख रही है उससे भी 2 लेवल ऊपर की सुरक्षा है। आप खुद ही समझ लीजिए उनका जो थ्रेट लेवल है इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट का, उसका हमारे से कहीं ज्यादा हायर थ्रेट लेवल है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। और वैसे भी अब सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है उसमें आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और आकाश, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक बार मैं जब कमेंट्री कर रहा था वहीं से मैंने अपनी जेब में हाथ डाला अंदर की पेन निकालने के लिए एक और, तो एकदम से एनएसजी गार्ड मेरी तरफ घूम गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्रदीप जी जेब से क्या निकाल रहे हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर एक हथियार का फायरिंग पिन निकाल दिया जाता है। कोई हथियार इधर जो परेड में आएगा, टैंक की गन से लेके और राइफल तक, उसका फायरिंग पिन निकाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं राजपथ पर, और प्रदीप जी आप बताएं, क्योंकि आप तो एक एक कदम जो यहाँ हो रहा है उसको समझते हैं। जी बिल्कुल, अब वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उनसे मिलते हुए, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री उनके साथ हैं,
तो ये एक परंपरा है। अब अभिवादन स्वीकार करेंगे सबका यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर तौर पे अभिवादन करते भी हैं वो यहाँ आए हुए लोगों का। और इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी कहा, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी वो यहाँ पधारेंगे। तो अब धीरे धीरे ये समारोह अब उस तरफ बढ़ रहा है जिसका सबको इंतजार रहता है। तो प्रधानमंत्री अब यहाँ लोगों से मिलते हुए, और ये दो बहुत ही विशिष्ट ब्लॉक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलते हुए। जी जी। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक बार जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो उस साल अमर जवान ज्योति पर तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ये शायद 2009 की बात है। ये जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये वीवीआईपी V1 एंड V2 ब्लॉक होता है, जैसे वीवीआईपी बैठते हैं। तो इसपे तो सुरक्षा के इंतजाम इन दोनों ब्लॉक्स में से ज्यादा होते हैं कि आप वहाँ मक्खी भी नहीं हिल सकती। और ये उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी वो यहाँ पहुँच गए, उनका अभिनंदन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी है श्रीमती सलमा अंसारी। तो धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ, और आमतौर पर 10 बजे ये परेड शुरू होती है जब हेलीकॉप्टर्स यहाँ पहुंचते हैं फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। तो 3-4 मिनट बचे उसमें बस। तो एक तरह से यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा जो अगला होने वाला है जी, वो बेहद खूबसूरत होने वाला है, विजुअल की दृष्टि से भी, और जिसका फील आपको अभी मिलेगा हर तरह से। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे राष्ट्रपति यहाँ पधारते हैं तो उनके घुड़सवार अंगरक्षक होते हैं, और ये अपने आप में ये बड़ा एक विहंगम दृश्य होता है। और देखिए अब धीरे धीरे ये गारों का काफिला अब बढ़ रहा है आगे और पहुंच चुके हैं। और कुछ देर बाद, जैसा अभी आकाश कुछ देर पहले आपने कहा था कि राष्ट्रगान होगा, लेकिन पहले हमारे राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी और फिर अशोक चक्र वो दिया जाएगा लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को। तो ये कार्यक्रम इस तरह रहेगा, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ में हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। आज दोनों देशों के लिए गौरवमयी पल, और हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बताने में कोई हर्ज नहीं है कि 5वीं बार ऐसा हो रहा है जब फ्रांस से मुख्य अतिथि के तौर पर वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो यहाँ पधारे हैं। और ये गौरव अभी तक किसी और देश को नहीं मिला है। साथ ही साथ पहली बार फ्रांस को ही ये गौरव मिल रहा है कि उनका सैनिक दस्ता, बैंड वो राजपथ पर गुजरेंगे। जैसा आप कह रहे थे कि 5 बार ये ऑनर फ्रांस को मिला है, ये 5वां मौका है जब वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए हैं। तो फ्रांसवा ओलांद वहाँ के राष्ट्रपति इस बार यहाँ पर रिपब्लिक डे पे। इसी तरह से भारत का बेहद खास संबंध है भूटान के साथ, जो एक बफर बनाता है चीन और भारत के बीच में, स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भूटान के चीफ गेस्ट 1954 से शुरू होकर फिर 84, 2005 और 2013 में भारत में थे। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति आपके स्क्रीन पे फ्रांसवा ओलांद। और ये राजपथ का दृश्य सलामी मंच के पास। और आज इस परेड में आईएनएस इंडिया की सर्जन लेफ्टिनेंट अंबिका नौटियाल ध्वजारोहण में सहायता करेंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। शांति के काल में सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है वो अशोक चक्र, वो इस बार क्यों दिया जा रहा है? ये लांस नायक गोस्वामी है जो 9 SF के, 9 पैरा SF के। और आपको याद होगा कि आज से कोई 5-6 महीने पहले अगस्त के महीने में एक आतंकवादियों के साथ बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी J&K में, जिसमें इनके 3 साथी, राष्ट्रीय सलूट दिया जा रहा है, इनके 3 साथी घायल हो गए थे। इन्होंने ना तो अपने जान के ऊपर बिल्कुल परवाह करते हुए
तीनों साथियों को भी बचाना। Presentation ceremony of the Ashok Chakra. कर्नल कॉल जैसे आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले 52 सेकंड जब वो राष्ट्रगान बज रहा होता है उसके बीच में 21 तोपों की सलामी, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तोपें। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय नायाब सी चीज है कि सिर्फ इसी काम के लिए इनको रखा गया और उनका कोई रोल नहीं है और इसको मेंटेन किया जाता है। दिल्ली कैंट में ही रहती और एक पूरी बैटरी है जो इनकी देखभाल करती है। मैं बताया था आपको गोस्वामी के बारे में कि तो 3 इनके साथी घायल हो गए थे उस अटैक में। जी, जो अभी मेरे ख्याल से उनकी पत्नी परिवार से उनकी पत्नी आ रही है। अशोक चक्र अब दिया जा रहा है। जी। और ये बड़े भावुक पल होते हैं क्योंकि जब किसी की पत्नी, भाई, बहन, माँ बाप कोई भी लेने आते हैं तो वो बहुत ही भावुक क्षण होते हैं। 2-3 सितंबर 2015 को लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में घात लगाने वाले दस्ते में शामिल थे। शाम को 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। लांस नायक मोहन अपने साथी के साथ घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराने में सहायता की। अपने 3 घायल साथियों पर मंडराते गंभीर खतरे को भांपते हुए अपने जीवन की परवाह किए बिना और जांग में गोली लगने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी को पास जाकर मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। इस बीच उन्हें पेट में भी गोली लग गई। अपनी घायलावस्था में भी अडिग रहकर वे स्वयं अंतिम आतंकवादी पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त होने से पहले उसे भी बहुत ही नजदीक से मार गिराया। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से 2 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 अन्य आतंकवादियों को मार गिराने और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता की और इस प्रकार उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी श्रीमती भावना गोस्वामी। आकाश एक पॉइंटर, तालियों की गड़गड़ाट, A touching सम्मान, moment कुछ ही पलों का। as Lance अफसोस ये है कि इसके बाद क्या होगा Mohan Nath उसके ऊपर Goswami's बहुत wife ज्यादा receives हमको her husband's सोचना gallantry award. पड़ना है अभी, क्योंकि जो And that इस is what वक्त is so मैं special आपके साथ about शेयर कर this सकता हूँ, occasion. इसके बाद की बात जो है वो बहुत There is celebration, दर्दनाक। there is reverence, there is remembrance. वहाँ हमें सिस्टम को बेटर करने की सख्त जरूरत है When all आपके। comes बहुत together, सख्त we जरूरत है। have color, discipline, pageantry, and एक of फॉलो course, अप रहना चाहिए कि फिर उस परिवार के साथ deep क्या हुआ, remembrance here क्या वाकई एक सहायता मिल पाई, किस तरह की सहायता as मिली India celebrates और वो उनके लिए 67th कारगर है या नहीं Republic है, Day. ये सब कुछ देखने वाली मैं बात है। पढ़ रहा था अभी पीछे प्रदीप जी, एक खबर आई थी, एक इनफैक्ट काफी दिन हुआ था आज के दिन कि हर देशवासी इन दृश्यों को अपने मन 1971 के एक ही परमवीर लेना चाहता है। चक्र विजेता है तंत्र का ये उत्सव एल्बर्ट एक्का। हमारा एल्बर्ट राष्ट्रीय एक्का, पर्व लांस है। नायक एल्बर्ट लांस एक्का। है उनका लड़का गर्व को है। आज 46 साल के बाद एक क्लास 4 की नौकरी दी।
जो उसका अधिकार था। 46 साल हम ये कह सकते हैं कि औसत जो उम्र होती है वो आधी से ज्यादा निकल चुकी होती है। और अब ये पुष्प वर्षा जी बिल्कुल, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से अब ये 4 Mi-17V 5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए आ रहे हैं और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर R.K. दुबे कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत ही रोमांचित होते हैं, खासतौर पे बच्चे, जब फूल की पंखुड़ियाँ वो नीचे आती हैं और मैंने देखा है कुछ लोग उन्हें इकट्ठा करके अपनी जेब में रखकर ले जाते हैं और ऐसा मैंने भी किया था जब मैं छोटा था। अगर आप देखेंगे इनके हेलीकॉप्टर के नीचे अलग अलग सर्विसेज के फ्लैग्स भी होंगे और सबसे अगले वाले हेलीकॉप्टर में नेशनल फ्लैग होगा। अच्छा, पहले वाले में तिरंगा है तिरंगा और बाकी में जो तीनों फोर्सेज हैं, सेना के तीनों अंग, उनके झंडे। प्रदीप जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि ये जो यहाँ से हेलीकॉप्टर से पंखुड़ियाँ गिरती हैं और आप वहाँ बैठे हो तो बड़ा अच्छा लगता है और आपके आसपास 4-5 आके गिरती हैं और प्रदीप जी ने बाकायदा उसमें संभाल के रखी है उन पंखुड़ियों को और बहुत सारे लोग करते हैं। स्टेडियम में किया गया था मोमेंटो है जिसे हम बिल्कुल 1997 में 15 अगस्त को भी फ्लाई पास्ट हुआ था और तब भी ये पंखुड़ियाँ आप नजर आ रही है ऊपर बाकायदा गिरते हुए जी कैमरे पे। तो 1997 में भी जब ये फ्लाई पास्ट हुआ था, हालांकि फ्लाई पास्ट नहीं होता 15 अगस्त को, तब हुआ था और तब भी काफी फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी और शायद उनमें से कुछ मेरे पास अभी तक भारत के गणतंत्र बनने किस साल से? 1997 में भी 97 से संभाल के रखे आपने 18 साल से 19वां साल लग गया जी। गुलाब की पंखुड़ी होंगी। गुलाब की 20वें साल में ना गेंदें। स्टूडियो में आपके साथ देखेंगे उसको। असल में गेंदे के फूल और गुलाब, इन दो की पंखुड़ियां ज्यादातर ऊपर से बिखेरते हैं। घोषित किया गया। तो एक तरह से ये अभिनंदन है कि हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सभी देशवासियों का अभिनंदन है। शपथ दिलाई गई। 67वां गणतंत्र दिवस, 66 साल पूरे हो चुके हैं। ये समाचार और एक बड़ी यहाँ दिलचस्प बात है, जो हम सब कहते हैं कि हमने प्रतिज्ञा ली थी लेकिन हम उसे कितना निभा पाते हैं। आखिर की कुछ पंक्तियां हैं कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम सब ये शपथ लेते हैं, काश हम इस पर पालन करें। जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजन जी बिल्कुल, राजन रविंद्रन, लोयोला कॉलेज चेन्नई तथा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से स्नातक लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन एक दक्ष और योग्य अधिकारी हैं। परेड कमांडर और ये दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है। लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन को PVSM दिया जाएगा। उनके लिए भी एक खास गणतंत्र दिवस परेड है। और आमतौर पर ये होता है कि जो भी परेड कमांडर हैं वो परेड का नेतृत्व करते हैं इंडिया गेट तक और उसके बाद जो परेड उप कमांडर हैं वो परेड को लाल किले तक ले जाते हैं। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर हैं मेजर जनरल राजेश सहाय। मेजर जनरल राजेश सहाय, सेना मेडल पहले उनको मिल चुका है। 1980 में कमीशन किया और उत्कृष्ट सेवा काल है आपका। और आकाश, यहाँ मैं एक बात और जरूर शेयर करना चाहूंगा। राजेश राष्ट्रपति भवन में कई बार मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने साइटेशंस पढ़े हैं और वो पल भी ऐसे होते हैं कि हम अपने रियल हीरोज को सामने देख रहे हैं और राष्ट्रपति उनके सीने पर मेडल लगा रहे हैं। वो भी बहुत रोमांचक क्षण होते हैं। और अब स्वागत कीजिए असाधारण वीरता का परिचय देने वाले, अब ये देखिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता। अगर हम नाम बताना चाहें वो भी बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र शांति काल में इसी तरह की असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। नायब सूबेदार संजय कुमार, सूबेदार मेजर एवं ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सेवानिवृत्त और अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए ये तीनों वैसे हैं सूबेदार मेजर तथा ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह
पीवीसी, ये रिटायर्ड हैं। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी 18 ग्रेनेडियर्स, और नायब सूबेदार संजय कुमार। मेजर डी श्रीराम कुमार, ऑनररी नायब सूबेदार संजय कुमार भी अभी सर्विस में मध्य हैं, प्रदेश वो के भी छतरपुर रिटायर्ड जिले हैं। के श्री हुकुम परमवीर चक्र विजेताओं में से 2 अभी भी आर्मी में काम कर रहे हैं जी। सर्विस में। और देखिए And now फ्रांस का बैंड आ following the गया। gallantry award winners, for the very first time a French military contingent at our Republic Day celebrations, being led by the French military band. The band belongs to the music of infantry of the French army, consisting of 48 musicians, being led by Major ये वो Jean-Claude क्षण जिसका मैं इंतजार था पहली बार फ्रांस की सेना, बल्कि किसी भी और देश की सेना राजपथ पर गणतंत्र दिवस पे। proud moment for the French president. और देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि वो न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति उनके सामने से, बल्कि अपने राष्ट्रपति के सामने से भी शान से मार्च करते हुए निकल रहे हैं। इनके लिए भी बड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को फ्रांस की सेना नई दिल्ली के अंदर सलामी दे रही है, सलामी ले रहे हैं वो अपनी सेना में। और ये The crowd very, very excited. The French soldier carrying the French regiment flag is surrounded by a guard of honor to symbolically protect the flag from enemies. ये इनके 6 सैनिक हैं जो फ्रांस में मिलिट्री कलर पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। ये जो दस्ता है, और फ्रेंच रेजिमेंट फ्लैग के साथ चल रहे सैनिक को गार्ड ऑफ ऑनर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वो शत्रुओं और बाहरी शक्तियों से फ्लैग की सुरक्षा करेंगे। और ये मार्चिंग कंटिन्यूज। They've also had the distinction of serving in India from 1781 to 1784. देखिए बहुत पुराना ये दस्ता है। French delegation here. इस रेजिमेंट की स्थापना 1604 में की गई थी। 1604 में जी लोरेन में 1604। इनके यहाँ इन्फेंट्री जैसे हमारे यहाँ होती है, वहाँ इन्फेंट्री का प्रथा है ही नहीं। वहाँ सब मैकेनाइज हो गए हैं, और ये भी मैकेनाइज इन्फेंट्री का एक हिस्सा है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री में क्या फर्क है? एक तो पैदल फौज और एक जिनको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पे युद्ध में जाया जाता है, तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में। ये उनका हिस्सा है, और ये आर्मर्ड ब्रिगेड का एक हिस्सा है, 7 आर्मर्ड ब्रिगेड। जी प्रदीप जी, अब ये देखिए आप घुड़सवारों का दस्ता 61 कैवलरी का है, और ये अब गिने चुने जो हमारे घुड़सवार दस्ते हैं उनमें से एक दस्ता है। और ये लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ से गुजरता है, और ये कहा जा सकता है कि 4 चांद लगाता है इस समारोह में। सर मैं आपको ये बता दूं, ये वर्ल्ड में एक ही यूनिट है हॉर्स कैवलरी की, और वो पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट है। ब्रिटिश आर्मी ने भी, यूके की आर्मी ने भी खत्म और कर कहीं दिया नहीं, बहुत सिर्फ सारे। एक अब राजपथ इंडियन आर्मी। पर सुनाई दे रही गर्जना भारतीय सेना के मुख्य युद्ध अब देखिए टैंक T-90 भीष्म, ये हमारा एक बहुत ही खास टैंक है। मेरे ख्याल से कर्नल कौन, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। ये रशियन टैंक है जी, और हम इसको अब अंडर लाइसेंस अवधि में बना रहे हैं। ये वर्ल्ड के बेहतरीन टैंकों में से एक है, और इसकी क्षमता ऐसी है कि ये 4 किस्म का एम्युनिशन फायर करता है। 125 मिलीमीटर गन है इसकी, और इस गन में से एम्युनिशन के अलावा मिसाइल भी फायर की जाती है। अगर आप वहाँ युद्ध के मैदान में इसके सामने खड़े, इतना बड़ा टैंक अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, तो वैसे ही एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा, तो आप वैसे ही जीत गए। आकाश, मैं तो 32 साल से यही किया, लोगों को डराया है। इसीलिए हम थैंकफुल है कि आप आज हमारे साथ हैं। और देखिए अब ब्रह्मोस मिसाइल, राजपथ पर आगे बढ़ रहा ये कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस। ओ ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स में से एक, सुपरसोनिक रफ्तार से जाती है। और इसके नहीं, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की BMP है। ये थी आगे इसके बाद जाएगा। पीछे वो दिखाया था इन्होंने। हाँ, इसके बाद ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री।
ये ICV BMP-2। जो मैं आपका कह रहा था मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री जो इसमें तैनात होती है वो मैकेनाइज्ड। ये आ गया। और इसे नाम दिया गया है सारथ। ये भी इंडिया में बन रही है, मेढक। राजपथ पर करतल ध्वनि के बीच 1889 मिसाइल रेजिमेंट के मोबाइल स्वतंत्र लॉन्चर ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की गर्जना सुनाई दे रही है। देखिए, सभी तरह के मौसमी स्थितियों में फायर करने में ये सक्षम है शिवाजी शेलर और बहुत ही खास मिसाइल है। रेजिमेंट का आदर्श ये तो वो वाक्य है, मिसाइल है कि दुनिया के कई देश भारत से चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इतनी एडवांस्ड मिसाइल है ये। और भारत को एक बड़ा डिसीजन अभी लेना भी है कि क्या फार ईस्ट में चीन के खिलाफ इसको कुछ देशों को दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्योंकि इसके तीनों वर्जन अब ऑपरेशनल कर दिए गए, लैंड, एयर एंड सी। उससे काफ़ी आपकी रीच जो है वो बहुत बढ़ गई। अपार किसी भी तरह के जनसमूह की प्लेटफॉर्म से करतल इसे ध्वनि के लॉन्च बीच किया जा सकता है। ये बहुत ही राजपथ पर भारत की सैन्य विशिष्ट शक्ति का एक प्रदर्शन। बात है। अगला दस्ता देखिए, 27 महिला रक्षा ऑफिसर, रेजिमेंट के आकाश एयर हथियार डिफेंस प्रणाली रेजिमेंट। का नेतृत्व मेजर नेहा सिंह करते हुए। यह है आकाश दस्ते हथियार का युद्ध प्रणाली। घोष आकाशे शत्रुम जाहि। पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की जगह मिसाइल्स इस्तेमाल की जा रही है। वो अच्छा, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अब धीरे धीरे फेज आउट होती जाएंगी। उनकी जगह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल था। वो पूरा सिस्टम होगा जो पूरी शील्ड बनेगी। एक किस्म का लेयर सी हो जाएगी जिसमें कि पेनिट्रेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, यह है स्मर्च लॉन्चर भी। ये भी एक खास किस्म का हथियार है और भारतीय सेना की ताकत इससे भी काफ़ी बढ़ जाती है। आकाश आर्मी लॉन्चर। आर्मी लॉन्चर क्या होता है करीब पर? ये तो ग्राउंड, मैंने अभी बताया ना कि आकाश आर्मी एयर डिफेंस के लिए आकाश की दो सीरीज हैं। एक एयरफोर्स के लिए बनी है और एक आर्मी के लिए बनी है। आर्मी की सरफेस रिक्वायरमेंट टू एयर और दूसरी एयर टू एयर। सर्फेस टू एयर, बेसिकली सर्फेस प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आर्मी के जो टारगेट्स होंगे वो कम डिस्टेंस पे होंगे, एयरफोर्स के ज़्यादा डिस्टेंस। दैट इज द डिफरेंस। आकाश मिसाइल रिमेन्स। towards the skies, the Dhruv formation flying over Rajpath, led by Colonel Dhananjay M. Bhosle. ये ध्रुव हेलीकॉप्टर। और इसके साथ पहली बार रुद्र भी आ रहा है। Flanked by Lieutenant Colonel रुद्र के बारे में थोड़ा और Mitra बताएं, जो and पहली Major बार इस बार Vijay Goyal गणतंत्र in the दिवस Dhruv परेड में helicopters. शामिल है। And we have Lieutenant Colonel Kamaljeet Singh in the Rudra. जो रुद्र का है, Celebration and cheer across देखिए Rajpath. ये पहली बार शामिल है और स्वदेशी विकसित गन और रॉकेटों से सुसज्जित है। मतलब जिसमें जितने भी ये हथियार लगाए गए हैं सब भारत में ही बनाए गए हैं, यहीं उन्हें विकसित किया गया है और पहली बार ये Captain परेड से निकल Archana रहा है। Singh, in command of the गणतंत्र Integrated दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। Communication हालांकि Warfare जो इसके System, साथ ध्रुव थे वो कई बार ICEWS. इस परेड का हिस्सा बन The चुके हैं। system is compact and आर्म extremely हेलीकॉप्टर्स हमारे agile. पास अभी बाहर के हैं। The system has ये पहली demonstrated बार है जो tremendous हमने अपना capabilities खुद as a का आर्म force हेलीकॉप्टर multiplier खुद बनाया है to the और fighting खुद हमने forces उसको by फील्ड providing high मेक इन इंडिया precision डिफेंस में जितना intelligence मजबूत होता and जाएगा, insight जैसे कि हम into चाह रहे हैं कि राफेल adversaries' कम से कम battles 50% भारत में ही बने। और ये एक बड़ा कदम है। आपको तीव्र चौकस। दर्शकों को खुशी होगी सुन के कि ये ध्रुव जो है ये एक्सपोर्ट भी हुआ है तो साउथ अमेरिकन कंट्री। तो ये परेड न सिर्फ देश की ताकत दिखाने के लिए होती है, बल्कि ये भी इसका एक फ़ायदा होता है कि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसकी तरफ भी ध्यान दे पाते हैं। सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनसे आपका पर्यटन बढ़ता है। ये पैराशूट रेजिमेंट ये इसी तरह कदम ताल करते हुए चलते हैं। इसको आर्मी में कल कॉल डेथ पैरास मार्च, कहते हैं। इसको डेथ मार्च कहते हैं। डेथ मार्च है ये। डेथ मार्च मतलब कि अब इसके बाद फिर अब धावा ही होगा और को पैदल चलने की क्षमता खत्म हो गई। अब इसके बाद धावा ही होगा, अटैक होगा। एंड इसके अगर आप देखें कि अगर आप समझ लीजिए, मैंने बताया था 12 किलोमीटर इस तरीके से 12.5 किलोमीटर इसी तरह से मार्च कंप्लीट होती है। Led this morning on Rajpath by Captain पर ये है भी तो Amit अधिकतर Vijay कमांडोज Gaurav, ना, 5 तो pack. पैरास पैरा के हैं तो इसका मतलब आपको आप खुद ही देख लीजिए कि फिजिकल फिटनेस कितनी बढ़िया होनी चाहिए ऐसे काम करने के लिए और कितनी मेहनत जाएगी
उस फिजिकल फिटनेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कई लोग इसमें से जो नहीं ठीक कर रहे हैं उनको निकाल दिया। अच्छा, जो नहीं कर पा रहे 12.5 किलोमीटर पूरी मार्च, ये आसान नहीं होगा अलग अलग मौसम के अंदर, और यहाँ पर ठंड भी इतनी ज़्यादा। आपने पिछले कुछ दिन कैसे बिताए हैं, आपकी तबीयत कैसे, जो ठीक नहीं लगेगा उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। फिटनेस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। माफी गलती नहीं है, माफी गलती का स्कोप ही नहीं है। कोर ऑफ सिग्नल्स, और आमतौर पर इनकी जिम्मेदारी भी बहुत होती है क्योंकि संचार व्यवस्था सब इनके हाथ में होती है। और जो हम अगर राजपथ पर कुछ कमेंट्री सुनते हैं वो सब जिम्मेदारी इन्हीं की है। और इनका इतना अच्छा इंतजाम होता है कि आपको एक हल्का सा क्लिक भी सुनाई नहीं देगा। और इनकी भी बाकायदा रिहर्सल्स होती हैं, टेस्टिंग होती है इक्विपमेंट्स की। अच्छा, कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता है, और जो महिला डेयर डेविल्स है वो कोर ऑफ सिग्नल्स से ही आते हैं। कल को कोर ऑफ सिग्नल्स का डेयर डेविल्स का दस्ता है, उसमें कोई शायद शामिल हो। मेरे जानकारी का तो ये है, बाकी ग्राउंड पे देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि जो कुछ उसमें मेंबर जरूर हो सकती हैं लेडीज। पूरा दस्ता कोर ऑफ सिग्नल्स का है। और कोर ऑफ सिग्नल्स का एक और जरूरी बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आने वाले सालों में, आने वाले टाइम की युद्ध की स्थिति हो सकती है, उसमें इनका बहुत योगदान होगा। क्योंकि साइबर वॉरफेयर जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे से आगे बढ़ रही है, कोर ऑफ सिग्नल्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमान संभाली है 30वीं राजपूत रेजिमेंट के ये कैप्टन राजपूत रेजिमेंट, ये भी हमारी एक बहुत ही खास रेजिमेंट है। और जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें इनकी भूमिका बहुत ही अहम रही है। अभी हम देख रहे थे कि विजिबिलिटी डेकोरेटेड मेरे ख्याल से रेजिमेंट्स में से एक होगी। जी बिल्कुल, वन ऑफ देम 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस वक्त सबसे पुरानी तो इस परेड में अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट बॉडी का सबसे पुरानी रेजिमेंट घुड़सवार अजीत सिंह ने कमान संभाली है। 1775 में रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है युद्धाय कृत। आज जैसे हम देख रहे हैं कि धुंध है, वहाँ विजिबिलिटी इतनी नहीं है। इतनी नहीं है, कम है। युद्धाय कृत निश्चय तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, जो कृष्ण जी ने कहा था। ये दस्ता 4 गढ़वाल राइफल का है। जी, ये गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स, ये इनकी हिस्ट्री अगर आप वापस जाए तो 1914-18 के पहले वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने फ्रांस में ही बहुत नाम कमाया था। एक इजी बटालियन 4 गढ़वाल, ये भी 127 साल पुरानी है ये। और जो आप बात कर रहे थे विहंगम दृश्य, वो वाकई यहीं दिखते हैं। और विहंगम का जो अर्थ कहलाता है वो बर्ड आई व्यू होता है। विहंग यानी पक्षी, जी, बर्ड, और पक्षी को जो व्यू मिल रहा है वो बर्ड आई व्यू, विहंगम दृश्य। जी, तो ये विहंगम दृश्य जो आमतौर पर हम इंडिया गेट के ऊपर जो कैमरा लगे हुए हैं उनसे जो हमें मिलता है। ग्रेनेडियर्स, असम रेजिमेंट, तगड़ा रहो। इनका युद्ध घोष है राइनो चार्ज। राइनो चार्ज, राइनो चार्ज। किसी ने कभी राइनो को अपनी तरफ आते हुए देखा है तो वो समझ सकता है कि एसएम राइफल्स का राइनो चार्ज क्या होता है। अब देखिए गोरखा राइफल्स, तो हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक रेजिमेंट्स हैं। गोरखास, यत्र हम विजय तत्र, बैटल क्राई जय महाकाली आयो गोरखाली। जय महाकाली आयो गोरखाली, ये इनका युद्ध घोष। वैसे भी आजादी के बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उन सभी में इन्होंने हिस्सा लिया है। और कम से कम दुनिया की 2 आर्मीज तो हैं ही जो गोरखा रेजिमेंट है, जिनमें 3 यूके की 3 है, यूके, इंडिया और नेपाल। ऑफ कोर्स नेपाल की खुद की। जी, Marching smartly to the tune Rashmi, this is the combined band of the Garhwal Rifle Regimental Center. एक बार इनको आदेश दे दिया, फिर दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। ओ जल मानेक शॉ ने बोला था ना कि अगर कोई आदमी बोलता मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है, या फिर गोरखा है। बिल्कुल। तो इससे बड़ा बहादुरी का इनके लिए कोई और शब्द नहीं हो सकता। मेरे साथ श्रीलंका में 4-5 गोरखा बटालियन थी, और
जब हम पहुंचे तो काफी उनकी नुकसान काफी हुआ था, काफी उनकी कैजुअल्टीज हुई थी। मैं टैंक्स लेके पहुंचा था तो मेरे को बोलता है कि साहब उधर मत, ये डॉग स्क्वाड आ गया। मैं बिल्कुल लौटता हूँ आपके पास।